दोस्तों नमस्कार। एकेडमी के चैनल पर इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस तक में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास तक अध्ययन किया था। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के पश्चात अब आज हम लोग प्रारंभ करेंगे वैदिक काल का इतिहास। ये इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक तरह से देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास का नींव का इतिहास है। लगभग संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास इसी वैदिक काल के इतिहास से कमोबेश प्रभावित रहा। जो पैटर्न भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में जो पैटर्न वैदिक काल में सेट हुआ, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वही पैटर्न आगे चलकर कालांतर में विकसित हुआ और भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 में हो गया था और उसके बाद 250 साल तक आपका कहा जाता है कि डार्क फेस। केवल उस काल में आपका कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के कंटेम्प्रोरी थे, कुछ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां चल रही थी और हड़प्पा सभ्यता के लोग ही आपका कहा जाता है कि ताम्रपाषाण संस्कृति में की अवस्था में पहुंच चुके थे। तो 250 साल के बाद आपका कहा जाता है कि 1500 BC में आर्यों का इतिहास, वैदिक काल जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी शुरुआत इतिहास में 1500 BC से होती है और यह इतिहास 600 BC तक चलता है। आज लोग आए, आज लोग बाहर से आए थे और आकर इन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया। इस काल को वैदिक काल कहने का मतलब यही है कि इस काल के इतिहास के बारे में हम लोग वैदिक साहित्य से जानते हैं और समझते हैं। बस जो वैदिक साहित्यों में वर्णित जो आपका समाज था, राजनीति थी, अर्थव्यवस्था था, धर्म था, वही वैदिक काल था। ये वैदिक काल का इतिहास जो था, इतिहास बेसिकली आर्यों का था, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। इतिहास आर्यों का है। मैक्स मूलर ने, इतिहासकार मैक्स मूलर ने आपका कहा जाता है कि ये शब्द दिया था और ऋग्वेद में भी इस मतलब आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। 36 बार उल्लेख हुआ है। तो हमारा वैदिक काल का जो इतिहास है, हु वर वैदिक पीपुल, वैदिक लोग कौन थे? तो वैदिक लोग आर्य थे और ये आर्य जो था बेसिकली, ये आर्य कोई आपका नस्ल नहीं था, कोई रेस नहीं था। ये कहा जाता है कि बेसिकली आर्य लोग जो थे एक भाषाई समुदाय थे। आर्य एक भाषाई समुदाय थे। और इस भाषाई समुदाय को हम लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, भारोपीय भाषा, ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था और हमारे भारत के जो आर्य थे वो प्रारंभ में इसी भाषाई समुदाय के सदस्य थे और ये सभी का ये भाषाई समुदाय जो था वो मध्य एशिया में रहा करता था। हालांकि उसकी उत्पत्ति के बारे में विवाद है, उसको हम लोग देखते चलेंगे। और वहां से लगभग आपका कहा जाता है कि ईरान होते हुए 1500 BC में यही आर्य लोग हिंदुस्तान पहुंचे और वहीं से हमारा वैदिक काल का इतिहास प्रारंभ होता है, जब आर्य लोग अपने स्थान से ईरान की ओर बढ़ते हुए भारत आ पहुंचे और भारत में स्थायी रूप से बस गए और वहीं से हमारा वैदिक काल का इतिहास शुरू होता है। वैदिक काल का इतिहास शुरू होता है। यह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है और इसमें हम लोग कहते हैं कि इंडियन लैंग्वेज में आपका कहा जाता है कि संस्कृत और यूरोपियन जितनी भी प्रमुख यूरोपीय भाषाएं हैं सब इसी लिंग्विस्टिक ग्रुप से निकली है। वो चाहे आपका कहा जाता है कि लैटिन हो, आपका ग्रीक हो। ग्रीक और लैटिन में जो बहुत सारे शब्द आपका कहा जाता है कि ऋग्वेद में वैदिक साहित्य के शब्दों से मेल खाता है। तो लैटिन हो, ग्रीक हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे स्पेनिश हो,
चाहे जर्मन हो चाहे इटालियन हो, मतलब मोटा मोटी यूरोप की सभी भाषाएं, वो भी इसी भाषाई समुदाय से निकली। हालांकि आर्य की उत्पत्ति के बारे में आपका कहा जाता है कि थोड़ा सा विवाद है, और कहा जाता है कि इस विवाद में दो तरह के मतलब है विचार है। एक विचार जो मानता है कि आर्यों की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी, और वह भारत के आपका कहा जाता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र को आर्यों के उत्पत्ति का स्थान मानते हैं। यही के थे सप्त सिंधु क्षेत्र। 5 नदियां ये पंजाब की, उसका सिंधु, उसके बाद ये सरस्वती, ये मोटा मोटी क्षेत्र, ये सब 5 नदियां पंजाब की, वही सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, ये 5 नदियाँ, और 6ठी नदी सिंधु, और 7वीं नदी सरस्वती, और यही सप्त सिंधु क्षेत्र था। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति आपका सप्त सिंधु क्षेत्र से हुई थी, सप्त सिंधु क्षेत्र से ही हुई थी आपका कहा जाता है। दूसरा जो लोकल ऑरिजिन थ्योरी है वो कहता है कि नहीं, आज लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ब्रह्मर्षि प्रदेश से हुई है। ब्रह्म प्रदेश, ऋषि मुनियों का प्रदेश, ऋषि मुनियों का प्रदेश। और मोटा मोटी ये था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। यह लोकल थ्योरी में वीक थ्योरी आपका कहा जाता है कि मध्य देश के बारे में भी है, आर्यों का मूल स्थान जो मध्य देश आपका कहा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच में यहाँ के अवस्थित है। तो ये सब आर्यों के उत्पत्ति के स्थानीय सिद्धांत हैं, जो ये मानते हैं जो भारत के आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य लोग हिंदुस्तान में कहीं थे। लेकिन इसके विपरीत और इससे ज़्यादा कहा जाता है कि प्रभावी जो आपके विचार हैं, हाँ, वो आपका कहा जाता है कि आर्यों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति में भी आपका कहा जाता है कि कई विद्वानों ने अपना अलग अलग जगह को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य लोग हमारे देश में तिब्बत से आए थे। हमारे महान विद्वान बाल गंगाधर तिलक, इनके अनुसार आर्य लोग जो आए थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। आर्कटिक क्षेत्र चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र है, भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में लगातार 6 महीने के दिन होती है और 6 महीने की रात होती है। तिलक के अनुसार आर्य लोगों को इस बात की जानकारी थी, और इसीलिए इसी आधार पर तिलक ने कहा कि आर्य लोग जो थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। कुछ इतिहासकार पेंका वगैरह का मानना है कि नहीं, ये लोग मूल निवासी आपका कहा जाता है कि जर्मनी से थे। जर्मनी के मैदानी भागों में इनके कहा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था। कुछ इतिहासकार आपका वेस्टर्न साइबेरिया, मॉर्गन वगैरह जैसे इतिहास जो आपका है वो आपका पश्चिमी साइबेरिया आर्यों का मूल स्थान मानते हैं। लेकिन सब इन विदेशी उत्पत्ति सिद्धांतों में सबसे जो मान्य सिद्धांत है वो आपका कहा जाता है कि मध्य एशिया का क्षेत्र, और यह सिद्धांत आपका मैक्स मूलर का दिया हुआ है। और यह मध्य एशिया का क्षेत्र, या इसे दक्षिणी रूस का क्षेत्र कहें, कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में, और रूस के स्थानीय कहा जाता है कि एंड्रोनोवो कल्चर। यह क्षेत्र कहा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था, और यहां से ये लोग ईरान की तरफ बढ़े, और ईरान होते हुए फिर हिंदुस्तान की तरफ आए। हिंदुस्तान आने से पहले आर्य लोग आपका कहा जाता है कि ईरान के क्षेत्रों में बहुत दिनों तक ठहरे थे, बहुत दिनों तक रुके थे। तो सबसे आपका कहा जाता है कि सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कहा जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, दक्षिणी रूस के भागों से आए थे। वो जो भाषाई समुदाय था वहाँ पर उनके अपने क्षेत्र को, अपने मूल स्थान को छोड़ने का कारण जो था वो बड़ा ही आपका कहा जाता है कि एक सामान्य कारण था
इन लोगों के जीवन में, आर्य लोगों के जीवन में आपका कहा जाता है कि जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान था, घोड़ों का महत्वपूर्ण स्थान था। और ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में घोड़ों के लिए चारागाह की कमी हो गई, और इसी चारागाह की खोज में आपका कहा जाता है कि आर्य लोग दुनिया के विभिन्न भागों की ओर गए, और उसी में ईरान होते हुए हिंदुस्तान आपका कहा जाता है कि प्रवेश किया। हिंदुस्तान में इन लोगों ने कहा जाता है कि जो प्रवेश किया वो हिंदू कुश पास से आपका कहा जाता है पास किया था। और जिस स्थान को उन लोगों ने अपना पहला सेटलमेंट बनाया वही था सप्त सिंधु क्षेत्र। मतलब सप्त सिंधु क्षेत्र आर्यों का पहला निवास हिंदुस्तान में था। आर्यों की उत्पत्ति नहीं थी। तो इस प्रकार कहा जाता है कि आर्यों का आगमन आपका कहा अपने मूल स्थान से आपका कहा जाता है कि भारत है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग वैदिक काल को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जिसको हम लोग कहेंगे ऋग्वेदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक एज जिसको हम लोग करेंगे और लेटर वैदिक एज हम लोग कहेंगे। क्रोनोलॉजी में ऋग्वेदिक काल को 1500 BCE से 1000 BCE तक रखेंगे, और उत्तर वैदिक काल को 1000 BCE से हम लोग 600 BCE रखेंगे। एक चीज यहां पर अच्छी तरह से समझना है, आगे और भी स्पष्ट होगा ये बिंदु, कि दोनों आर्य थे, वो चाहे ऋग्वेदिक काल के आर्य हों चाहे उत्तर वैदिक काल के आर्य, दोनों आर्य ही थे। हाँ, लेकिन लगभग 1000 BC में जहाँ पर ऋग्वेदिक काल समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है, लगभग 1000 BC में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए आर्यों की व्यवस्था में, उनके राजनीतिक व्यवस्था में, उनके अर्थव्यवस्था में, उनके सामाजिक व्यवस्था में, उनके धार्मिक आचार विचार में। आपका कहा जाता है कि ऐसे मौलिक परिवर्तन हुए जिसने वैदिक युग को दो भागों में बांट दिया। इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम उत्तर, दोनों आर्य ही थे, लेकिन एक वैदिक काल का इतिहास हम लोग आगे देखना, हम लोग को उत्तर वैदिक काल के इतिहास से मतलब है कि काफ़ी अलग है। हाँ, बहुत सारी नई चीज़ें उत्तर वैदिक काल में ऐसी हमें देखने को मिलती है जो ऋग्वेदिक काल में बिल्कुल ही नहीं थी। और इसीलिए हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोगों ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा हुआ, वैदिक काल में दो भागों में बांटा हुआ है। वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन हुआ और उनका जो पहला बसाव हुआ वो हम लोगों ने देखा, वो था सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र का कहा जाता है कि बड़ा मतलब महत्वपूर्ण स्थान था, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। एक मान्यता के अनुसार आपका कहा जाता है कि सप्त सिंधु क्षेत्र में ही वेदों की रचना की गई थी। जिन वैदिक साहित्य का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो सप्त सिंधु क्षेत्र में ही आपका कहा जाता है कि वैदिक साहित्य की रचना हुई थी, वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। यह देवताओं का निवास स्थान भी माना गया है। तो यह कहा जाता है कि ऋग्वेदिक काल के आर्यों का मूल निवास स्थान था, और यह विस्तार जो आर्यों का मानते हैं हम लोग वही 1500 BCE से लेकर 1000 BC तक ऋग्वेदिक काल इसको हम लोग कहते हैं। और मोटा मोटी आपका सप्त सिंधु क्षेत्र को अभी के संदर्भ में देखें तो आपका कहा जाता है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये क्षेत्र मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र था। और ये पूरा का पूरा सप्त सिंधु क्षेत्र जो था वो गंगा के पश्चिम में था, आपका कहा जाता है। इस काल के ऋग्वेदिक साहित्य को पढ़ने से पता चलता है कि आर्य लोग जो थे इस काल में सप्त सिंधु एवं आसपास के क्षेत्रों से परिचित थे। हाँ, उनको इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का ज्ञान था। हाँ, उनको हिमालय पर्वत, पश्चिमी हिमालय के बारे में जानकारी थी। और पश्चिमी हिमालय में आपका कहा जाता है कि मुजवंत,
सिलवंत इत्यादि पर्वत चोटियों का जिक्र है। ऋग्वेदिक काल में आपका कहा जाता है कि समुद्र शब्द भी आया है, समुद्र शब्द भी आया है, परंतु यह समुद्र शब्द ए कलेक्शन ऑफ वाटर, पानी का छोटा सा कहीं जमाव, उसको ये लोग कहते थे। समुद्र से इनका मतलब इंडियन ओशन, अरबियन सी वगैरह सब कुछ नहीं था। हाँ, ये कहा जाता है। नदियों का जिक्र ऋग्वैदिक काल में आपका कहा जाता है कि तत्कालीन वैदिक साहित्य में के बारे में जिक्र मिलता है। वैदिक साहित्य में आपका कहा जाता है कि कुल 31 नदियों का जिक्र मिलता है। आपका 25 नदियों का वर्णन तो आपके ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, और 21 नदियों का वर्णन एकमात्र आपका कहा जाता है कि नदी सूक्त, नदी सूक्त, नदी सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह आपका नदी सूक्त है, और उसमें कुल 21 नदियों का आपका कहा जाता है कुल लेख। मतलब आज लोग इस क्षेत्र के इन नदियों से आपका परिचित थे। आपका कहा जाता है ये नदियाँ जो थी, आपका कहा जाता है कि अफगानिस्तान की भी नदियाँ थी, और अफगानिस्तान की कुछ 4 नदियों का आपका उल्लेख हुआ है आपके ऋग्वेद में। आपका पूरा का पूरा काबुल, सुबस्तु, कुर्रम, गोमल, ये नदियाँ। भारत में जिन नदियों का आपका कहा जाता है कि भारत की जिन नदियों का जिक्र हुआ है, उसमें आपका कहा जाता है कि सिंधु सर्वाधिक बार इसी का उल्लेख है। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि सिंधु नदी जो थी वो ऋग्वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण नदी थी। हाँ, लेकिन धार्मिक रूप से पवित्रता के ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण नदी थी आपकी सरस्वती, 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 घग्गर नदी। और ये कहा जाता है कि सबसे आपका कहा जाता है कि आपका पवित्र नदी, पवित्र नदी, पवित्र नदी मानी जाती थी आपका। ये अब ये नदी नहीं है, ये आपका कहा जाता है कि ये विलुप्त हो चुकी है। लेकिन ऋग्वेद काल में कहा जाता है कि इस नदी का, घग्गर नदी का, सरस्वती नदी का प्रमाण हमें मिलता है। अभी ये वर्तमान में अंडरग्राउंड स्ट्रीम है, जमीन के अंदर अंदर आके मालूम ही होगा कि इलाहाबाद के संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती, तो गंगा और यमुना ऊपर ऊपरी सतह से आकर मिलती हैं, और सरस्वती अंदर 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 ही अंदर आकर मिलती है आपका कहते हैं पूरा। तो ये सिंधु का जिक्र है, सरस्वती नदी का जिक्र है, गंगा नदी का जिक्र है। गंगा नदी का जिक्र आपका कहा जाता है कि 1 बार है। यमुना नदी है, और यमुना नदी का जिक्र आपका कहा जाता है 3 बार है। सरयू नदी है, सरयू नदी है। इन तरह के विभिन्न प्रकार के नदियों का आपका कहा जाता है कि विवरण मिलता है, और इससे हम लोग सीधे सीधे निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्यों को इन सब नदियों के बारे में ज्ञान था। इन नदियों से वो लोग परिचित थे, जानते थे नदियों को, ये लोग पूरा का पूरा जानते थे। तो ये ऋग्वैदिक आर्यों के आगमन और उसके अस्थायी रूप से बसाव का क्षेत्र जो पूरा का पूरा हमारा ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में आपका कहा जाता है कि इन लोगों का भौगोलिक आधार बदल गया। इन लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था, इन लोगों को कृषि का भी ज्ञान हो चुका था, और आपका कहा जाता है कि लोहे की सहायता से जंगल की कटाई आसान हो गई, और आग के भी माध्यम से जंगलों को जलाया जाता था। और इस तरह से लोहे के आपका कहा जाता है कि औजार के माध्यम से और आग के माध्यम से उत्तर वैदिक काल के लोगों ने क्या किया कि जंगल को काटना शुरू किया, और धीरे धीरे गंगा नदी के पूर्वी भाग में आ गए। गंगा नदी के पूर्वी भाग में आ गए। ये पूर्वी साइड है आपका गंगा नदी। और इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, आर्यों का विस्तार गंगा नदी से लेकर आपका गंडक नदी, गंडक नदी आपका कहा जाता है, सदानीरा नदी, गंगा टू सदानीरा नदी, गंडक। आर्यों के विस्तार की कहानी हमें अप्रत्यक्ष रूप से शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है, और उसमें विदेह माथव और गौतम राहुगन, इन दोनों का कहानी हमें मिलता है। और जो पहले मुख में अग्नि लेकर पूर्व की ओर बढ़े थे, मुख से अग्नि गिर गया और उसने जंगलों को जलाना शुरू किया।
यह संदर्भ यह है कि आर्य लोगों ने जंगलों को जलाकर आपका कहा जाता है या काटकर आपका कहा जाता है कि पूर्वी भागों में विस्तार करना शुरू किया। और चूंकि वो लोग आपका कृषि कार्य से परिचित हो चुके थे, ये हमारे भारत का सबसे ज़्यादा नदी घनत्व का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा नदियाँ इसी क्षेत्र में बहती है। तो जब आर्य लोगों ने कृषि कार्य करना सीख लिया था उत्तर वैदिक काल में, तब नदी किनारे का निवास जो था उनके लिए सबसे सुटेबल था, जहाँ पानी और जलोढ़ मिट्टी की सुविधा उन्हें मिलती। और इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में आपका कहा जाता है कि आर्य लोग आपका गंगा नदी से लेकर सदानीरा नदी तक, गंडक नदी तक आपका कहा जाता है कि फैल गए, और ये इनका स्थान भौगोलिक परिवर्तन हो गया, भौगोलिक परिवर्तन हो गया। तो मौलिक अंतर इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग हिंदुस्तान है, और फिर उत्तर वैदिक काल में कहा जाता है कि उसका विस्तार मतलब है कि कहाँ तक हुआ। आर्य लोगों का आपका कहा जाता है कि विस्तार गंडक नदी के पूर्वी भागों में नहीं हुआ, और उस काल के जो लोग थे उसके बारे में अथर्ववेद में जिक्र है, उनको ब्रात्य के रूप में आपका कहा जाता है कि उल्लिखित किया गया है। और ये पटना मगध वगैरह का क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए था आपका कहा जाता है, क्योंकि वो लोग आर्य लोकल स्थानीय लोग थे, आर्यों की परंपरा को नहीं मानते थे, इसलिए उनको ब्रात्य कहा गया था। और सिर्फ आपका अथर्ववेद में उनकी चर्चा है, जो अंतिम हमारा वेद है उसी वेद में इनकी चर्चा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि आर्यों का परिचय क्या था, आर्य लोग कैसे आए हिंदुस्तान, कहाँ से आए हिंदुस्तान, और किन किन क्षेत्रों में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। जितनी भी स्थानीय संस्कृतियाँ थीं, सभी संस्कृतियों को आर्य लोगों ने डोमिनेट किया, सभी पर आपका क्रमशः नियंत्रण स्थापित किया, और भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय इतिहास की सही मायनों में नींव रख दी, और ऐसी नींव रखी कि ये निरंतर चलती रही, निरंतर चलती रही। वस्तुतः इतिहास में जो हमें निरंतरता देखने को मिलती है वो वैदिक काल से ही हमें देखने को मिलती है। वैदिक काल के अगले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे स्रोत के बारे में, कि आखिर इतने महत्वपूर्ण वैदिक काल के इतिहास के बारे में हम लोग जानते कैसे, और उसी स्रोतों के अंतर्गत हम लोग व्यापक रूप से विस्तृत अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य का। हाँ, चूँकि ये ऐतिहासिक काल है और यहाँ पर लिखित सामग्री भरपूर है। आर्कियोलॉजी यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है, बहुत कम है, उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो वैदिक काल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को मतलब है कि पढ़ना है वो वैदिक साहित्य, जिस वैदिक साहित्य से हम लोगों ने इस पूरे वैदिक काल के इतिहास को जाना है, पूरे वैदिक काल के इतिहास को समझा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के बीच शेयर करें, सर्कुलेट करें, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें।